आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तपोष पाल जी मेरे साथ हैं, बीजेपी का अहम पक्ष रखेंगे। तपोष जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। आशीष सैनी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस का अहम पक्ष रखेंगे। आशीष जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। मीसम जैदी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मीसम जी बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। और मनीष झा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। सबसे पहले तपोष जी, एक चीज़ समझनी बहुत जरूरी है कि जिस तरह से देखिए एसआईआर को तो लंबे समय से लगातार चर्चा होती आ रही है। जब बिहार को चुनाव भी हो रहा था उस समय भी इसकी चर्चा हुई, जब अधिकार यात्रा निकाली गई वहां पर उस पर भी चर्चा हुई, उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया तो भी आपकी तरफ से एक इसका वर्जन रखा गया। अब जब विपक्ष की तरफ से एसआईआर पर चर्चा की मांग की जा रही है तो आखिर इसका इतना ज्यादा विरोध क्यों है? क्या बिहार की जीत से इस चर्चा को समाप्त कर देना चाहिए कि भाई बिहार में हम जीत गए थे इसलिए इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, या इसके लिए आपकी आपत्तियां कुछ और हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज हनुमान जयंती है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जन्म दिवस है। जेपी नड्डा जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जो आप चर्चा के लिए कह रहे हैं, तो 9 दिसंबर को चुनावी सुधार पर 10 घंटे की बहस होगी और 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा होगी। तो ये एलोकेट कर दिया गया है। और जो इस पे सबसे भारी हंगामा चल रहा था कि हाँ, हमें बहस करने का मौका नहीं मिल रहा है, ये तो अब देखते हैं वो क्या क्या उसमें जो है डिस्कशंस करेंगे। लेकिन देखिए, सरकार की तरफ से एक चीजें क्लियर है और भाजपा की तरफ से भी एक स्टैंड क्लियर है कि देखिए, देश में एसआईआर तो है मुद्दा, ठीक है, अच्छी बात है, और उसके लिए चीजें भी एलोकेट की गई हैं। लेकिन और भी तो मुद्दे हैं जिसपे कि सहमति होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। संसद डिलीवरी का है, ना कि केवल ड्रामाबाजी वहां पे चल रहा है। तो इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से ड्रामाबाजी पे पूरा का पूरा संसद खत्म हो गया था। और एक चीज मैं बता दूं कि देखिए, अभूतपूर्व परिवर्तन किया गया है कि पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। आज राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन और राज्यपाल आवास का नाम बदलकर लोक निवास किया गया है। केंद्रीय सचिवालय को बदलकर कर्तव्य भवन के नाम से अब जाना जाएगा और राजपथ को कर्तव्य पथ को पहले ही किया गया था और पीएम निवास को लोक कल्याण मार्ग के लिए चुना गया है। तो इस तरीके से जो एक मानसिकता थी गुलामी वाली और अनुसार मतलब सत्ता वाली जो एक मानसिकता थी, उससे निकल के हम सेवा भाव की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके का एक प्रयास किया गया और उस पर हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। जितने बिल्स हैं, कल भी मैंने आपके डिबेट में ये सारे बिल्स पे चर्चा की थी, तो उन पे चर्चा, सघन चर्चा होने की आवश्यकता है, सबको सुनने की आवश्यकता है। और एसआईआर पे जिस तरीके की बात चल रही है, कल भी जो है बात चल रही थी कि कितने ओवरलोड हैं और क्या किया गया है और कितने लोगों पे काम चल रहा है। तो देखिए, मेरे पास मैंने डेटा कलेक्ट किया है कि वेस्ट बंगाल में 7,66,33,529 वोटर्स हैं। उसमें बीएलओ की संख्या है 80,681। तो उस हिसाब से वोटर्स पर बीएलओ 950 आते हैं। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 950 आते हैं, तमिलनाडु में भी 936 के आसपास है, राजस्थान में 1047 है, पौंडीचेरी में 1062 है, मध्य प्रदेश में 883 है, लक्षद्वीप में 1051 है, केरला में 1094 है, गुजरात में 998 है, 998, और गोवा में 687 है, छत्तीसगढ़ में 871 है और अंडमान निकोबार में 755 है। तो ये ओवरलोड की श्रेणी में किसी भी हाल में नहीं आते। लेकिन जबरदस्ती उसको जो है पुटअप किया जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा ओवरलोड है, बहुत ज्यादा इसमें जो है प्रेशर में है बीएलओ और उनकी जो है मौतें हो जा रही हैं, जबरदस्ती उसको जोड़ा जा रहा है। तो देखिए, एसआईआर पे डिस्कशन हो, अच्छी बात है, सरकार भी तैयार है उसके लिए, लेकिन बाकी चीजों के लिए भी डिस्कशन हो। ये देश सर्वोपरि है। मणिपुर जीएसटी बिल 2025 ये राज्यसभा में पास हुआ है। बाकी चीजों के लिए नोटिस दी गई है, एटॉमिक एनर्जी, हायर एजुकेशन, नेशनल हाईवे, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटीज मार्केट जो कोड बिल है नया, और 131वां संविधान संशोधन बिल जिसमें कि चंडीगढ़ का मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण है, आर्बिट्रेरी अमेंडमेंट बिल।
तो इन सब चीजों में जो है सघन तरीके से जांच होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और एक चीज मैं बताऊं, जैसे संचार साथी ऐप, इस पे जो है विवाद किया जा रहा है, क्योंकि अब से ये संचार साथी ऐप जो है बाय डिफॉल्ट मोबाइल पे डीओटी के माध्यम से, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है उन्होंने ये कह दिया कि संचार साथी ऐप जो है वो हर एक मोबाइल में इनबिल्ट आएगा। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जिस पे कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा 35 साल के बाद रूबिया सईद, उसके मामले क्या निपटारा हुआ और उसमें जो है गिरफ्तारियां हुई आज। तो देश अपने चारों तरफ से जो है जो चीजें पेंडिंग केसेस था उसको भी सशक्त कर रहा है, और जो आने वाले खतरे हैं उसको भी देख रहे हैं, और देश कैसे मजबूत बने, किस तरीके से आगे हम अपना रोड मैप तैयार करें, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है आशीष जी, आपने इनकी पूरी बात सुनी। इनका ये कहना है कि जो तमाम बिल हैं वो भी तो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हैं, वो भी बहुत जरूरी हैं, वो भी लगातार प्रस्तावित थे, चर्चा उन पर भी होगी, और जो भी चुनाव सुधार से संबंधित चर्चा है उसके लिए समय तय हो चुका है। एसआईआर पर भी उसी में ही चर्चा होगी, और साथ ही किसी भी चर्चा से हमारा पक्ष या हमारा दल या पार्टी भाग नहीं रही है। देखिए, यदि इन्होंने कहा है कि ये चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो चर्चा करने के लिए तो आप लोग मांग कर रहे थे कि चर्चा कीजिए। जब इन्होंने इतने सारे बिल रखने के लिए इनके संसदीय कार्य मंत्री ने कुछ रखे हैं सामने, तो उसी में एसआईआर और उसी में जो दूसरे जो मुद्दे थे पॉल्यूशन के, जो हमने कहा, तो उनको जोड़ने की मांग की थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक समस्या है कि ट्विस्ट कर देते हैं, इनसे बात किसी और पे करो, ये बात किसी और पे करने लगते हैं। आपने जब इनसे कहा कि आप सदन में आप क्या कहना चाहेंगे, तो इन्होंने आज हनुमान जयंती मना ली। अब मुझे नहीं मालूम कि जिन हनुमान जी को मैं पूजता हूँ उनकी जयंती कब है, और जिनको ये पूजते हैं उनकी जयंती कब है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि एसआईआर से आपत्ति क्या है और एसआईआर पर चर्चा की जरूरत क्यों है। हमारा जो प्रश्न है, अभी 4 मंत्रियों ने आपके चैनल पर अपनी बाइट आपके चैनल पर दिखाई गई। चारों मंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान ने कभी ये नहीं बताया कि मेरा बेटा विदेश पढ़ता है और आपका बेटा स्वदेश में पढ़े और महंगी शिक्षा ले, और उसके बावजूद भी बेरोजगारों की तरह सड़कों पर लाठियां खाए। तो शिवराज चौहान ने ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इनके मंत्रियों की तो स्थिति है कि ये बात घुमाने में ज्यादा एक्सपर्ट है। रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के लोग ना बांग्लादेशियों को लाना चाहते हैं। भाई, बांग्लादेशी तो हर चुनाव में, जब भी चुनाव जिस राज्य में होगा वहां पर बांग्लादेशी मिलेंगे। जैसी मतगणना पूरी होती है तो बांग्लादेशी वहां से चले जाते हैं। तो बांग्लादेशी तो एक ऐसी जाति देश में आ गई है जो केवल चुनावी वाले राज्यों में ही मिलती है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही आते हैं ये लोग, कि कभी कांग्रेस के दफ्तर में या किसी और दफ्तर में नहीं गए। अब तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमने कहा कि पोल्यूशन की स्थिति दिल्ली की क्या हालत हो रखी है, जहां पर संसद को चलना है, उस दिल्ली में AQI इंडेक्स को किस तरीके से पानी छिड़क कर उसको जानबूझ के कम किया जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आप 2 काम कर रहे हैं, वोट देने के अधिकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो नागरिक का पहला अधिकार है, यानी उसके लोकतांत्रिक हक को समाप्त कर रहे हैं, और दिल्ली की हवा में जहर घोलकर आप दिल्ली के और आसपास के लोगों को जीने का अधिकार भी समाप्त करने जा रहे हैं। वास्तव में ये सरकार पूरी तरह से लोकतंत्र को कुचलने पर आमादा है। और आपका एक सवाल जरूर होगा कि ऐसा क्या है बीजेपी में कि सरकार बनाने के बावजूद भी लोकतांत्रिक विरोधी हो रखे हैं। उसका मुख्य कारण है कि इनके उद्योगपति मित्रों का भ्रष्टाचार, इनके उद्योगपति मित्र जिस तरीके से दोनों हाथों से देश को लूटने में लगे हैं। तो वही है, प्रधानमंत्री जिसकी घोषणा करते हैं, जिस काम के लिए कहेंगे प्रधानमंत्री देखिए मैं आज आया हूं और आज मैंने ये घोषणा की है, तो आप तय मान लीजिए कि एक दिन में या एक हफ्ते में या एक महीने में उसमें भी एक घोटाला निकलता है, और वो एक घोटाले का रूप ले लेता है। आज भी इन्होंने कहा अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते अचानक से अच्छे करने शुरू कर दिए। पूरा देश जानता है कि अफगानिस्तान में जो सरकार है वो तालिबान की सरकार है, और तालिबान की सरकार से हमारी सैद्धांतिक और लोकतांत्रिक जो सहमति नहीं है। लेकिन इन्होंने अचानक से उनसे दोस्ती की, तब वो अफगानिस्तान के लोगों का धर्म नहीं देखा, इन्होंने अफगानिस्तान की जो सरकार है उन लोगों का कर्म नहीं देखा। बाद में पता लगा कि माइनिंग के उद्देश्य से माइनिंग कैसे वहां की जा सके, उद्योगपति मित्र कैसे जा सके, उसकी तैयारी है। भूटान में आप गए तो भूटान में भी ये देखने के लिए मिला। बांग्लादेश में आप कह रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति है वो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में रह रही है। अब क्या वो बांग्लादेशी नहीं है, क्या वो घुसपैठिया नहीं है, वो कहाँ है उनका कोई पता नहीं है।
तीसरा चौथा जो सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण इशू है, देश के नागरिक के वोट देने के अधिकार पर हमला। इन्होंने देश के गरीब और कमजोर लोगों की वोट काटने का पूरा निर्णय ले लिया है। और अभी एक गिरिराज सिंह मंत्री है जो अपना बयान दे रहे थे कि कांग्रेस के लोग 200 सीटों पर आए और अपने बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप बताइए ना कि आपने महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डालकर उनसे वोट ली और बाद में उनको बता दिया कि वो तो कर्ज था। आप बताइए ना, ट्रेन में बैठा कर दूसरे राज्य के, बिहार के मूल निवासी जो मजदूर हैं, जिनकी वोट वहां भी बनी हुई है उन राज्यों में, और उन्हीं की वोट को आप बिहार में भी डलवा रहे हैं, उसके लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। और चुनाव आयोग जैसी संस्था खामोश रही। मुझे बताइए कि वोट चोरी पर चुनाव आयोग कब कार्रवाई करेगा, जब वो इन सामने दिखने वाले मुद्दों पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर सका है। चुनाव आयोग ने एक काम और किया। चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के दुरुपयोग में जो वोट ट्रांसफर की, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के इशारे पर ट्रांसफर की। और आज तक उनकी सूची जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध डिजिटल फॉर्मेट में नहीं कराई है। कांग्रेस ने 66 लाख मतदाता जो बिहार में हटाए गए, उनकी डिजिटल लिस्ट मांगी, वो आज तक नहीं दी है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार, वो बिहार उसमें इंक्लूड हो गया, और दिल्ली का भी हमने वोटर लिस्ट मांगी है डिजिटल फॉर्मेट में, और डिजिटल फॉर्मेट में दी नहीं जा रही है। यानी ये सरकार, ये जो सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग वोट चोरी। ठीक है, मैं इन तमाम सवालों का जवाब तपोश जी से लूंगा। मीसम जैदी जी भी मेरे साथ हैं। जैदी साहब, अब एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि आपकी पार्टी की तरफ से, मुझे अगर अच्छी तरह से याद है, 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान में भी अब तक अगर काउंट किया जाएगा तो लगभग 18,000 ऑब्जेक्शन दिए गए थे, और उसमें आप सभी ने हलफनामा भी साथ में लगा कर दिया था। मतलब आपकी पार्टी ने सक्रिय रूप से इसकी शिकायतें की थी कि भाई कहीं ना कहीं वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, हमारे कुछ लोगों का नाम काटा गया है। आपको लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया के द्वारा उस कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है, जबकि उसमें गैप और ज्यादा क्रिएट किया जा रहा है? आपकी एसआईआर को लेकर मुख्य शिकायतें क्या है? देखिए आलोक जी, इससे पहले हम लोग एक चर्चा में आपके चैनल पर जुड़े थे इसी एसआईआर के मुद्दे को लेकर। मैं फिर से वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि आप कोई भी कानून बनाते हैं, कोई भी प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो आपको विपक्ष को सुनना चाहिए, विपक्ष को सम्मान देना चाहिए। आप जीत रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को सुनेंगे नहीं और लोगों को उनके पैरों तले रौंद करके आप चले जाएंगे। सवाल यह है कि हमने जो ऑब्जेक्शन किया या विपक्ष जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, आप उसकी सुनने के बजाय आप उसको बिहार चुनाव में उसकी हार को याद दिला रहे हैं। अभी मैंने देखा कि एक बीजेपी के बड़े नेता कह रहे थे कि एक गाड़ी भर के कांग्रेस के लोग नहीं है तो जीत करके आए हैं। ठीक है, अगर आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो लोग आपको जिता रहे हैं हिंदुस्तान में वही लोग नहीं है ना, जो आपके खिलाफ भी वोट कर रहे हैं वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं। और जीत जाना एक अलग हो गया, लोकतंत्र में लोगों का साथ रखना, लोगों का विकास रखना, ये एक अलग बात हो गई। और जो बीजेपी समझना नहीं चाह रही है, बीजेपी चाह रही है जो लोग हमारे वोटर हैं, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक है, बस उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उनका अधिकार छीन लो, उनको बिल्डोजर से कुचल दो और लोकतंत्र की हत्या कर दो, और किसी भी कानून को मानने को तैयार ना। विरोध हमारा यहाँ से शुरू होता है कि जो एसआईआर में अनियमितताएं आ रही हैं उसको पूरा करने के लिए मैंने आपसे कहा कि इससे पहले भी मैंने चर्चा में ये बात कही थी कि इस तरह का कोई ना कोई एक डेलीगेशन बनाना चाहिए, एक समिति बनाना चाहिए। जो लोग वहां पर बीएलओ के पास जा रहे हैं, बीएलओ एक तो इतना मानसिक प्रताड़ित है जो बीजेपी मानने को तैयार नहीं है। अभी फिर एक बीएलओ ने रोते हुए, आप देखिए उसका वीडियो है नेट के ऊपर पड़ा है, कि रोते हुए उसने सुसाइड कर लिया, ये कह करके कि मेरे ऊपर एसआईआर का दबाव बहुत है। मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों का मर जाना बड़ी बात नहीं, जब तक 2-4 लाख आदमी ना मरे तो उसकी नजर में मरना नहीं होता, क्योंकि इनका कोई परिवार नहीं है और ना ये परिवार वालों का दर्द समझते हैं। भाई एक मर जाए, 100 मर जाए, 1 लाख आदमी मर जाए, जीवन जीवन होता है, जान जान होती है। वो चाहे किसी की भी हो, उस परिवार की क्षति होती है, हम उस परिवार के साथ हैं इस नाजुक मौके पर। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो जितना भी सरकारी विभाग के लोग हैं, वो टीचर से रिलेटेड हो गए, कचहरी से रिलेटेड हो गए, जितने भी लोग हैं इस वक्त मानसिक दबाव में गुजर रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं सरकार का जो है वो तानाशाही फरमान है, मगर सवाल यह है कि कौन सामने आकर के कहे इस बात को, क्योंकि वो सरकार के अधीन है, वो सरकार के नौकर हैं। और जब हम विपक्ष इस बात की आवाज उठाते हैं तो हमारी बात नहीं सुनी जाती है। देश की सबसे बड़ी चर्चा हमारे लोकसभा में होती है, इससे बड़ी कोई पंचायत नहीं है। आप वहां सुनने को तैयार नहीं है तो आप मुझ
मुझको बताइए आलोक जी, क्या एक आम आदमी जमीन के ऊपर फिर अपनी बात कह सकता है जब बात लोकसभा में न सुनी जा रही हो और जो बात विधानसभा में न सुनी जा रही हो? तो वो आप सड़क, जब संसद में नहीं सुन रहे हैं तो आप सड़क पे कहां पे सुनेंगे? हम लोगों की मांग ये है कि जो भी आप कानून बना रहे हैं, हम चाहते हैं एक भी वोटर, आलोक जी, लोकतंत्र के अंदर एक आदमी से लेके, शुरू के आदमी से लेके आखिर के आदमी तक सबका अधिकार है वोट डालने का। और किसी भी एक आदमी को अगर आपने वंचित कर दिया, मैं मानता हूं कि आपके पास आंकड़ों की लिस्ट है, बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर आकर के बैठे हैं, आंकड़ों की लिस्ट लेकर के आए लंबी चौड़ी, और हालांकि ये आंकड़ों में माहिर है, इनके पास आंकड़े हैं और ये किताबी है, हवाई है, जमीन पर इनका कोई लेना देना नहीं है। ये लाखों करोड़ों की बात करके 66 करोड़, 10 करोड़, 2 करोड़ की बात कर रहे हैं लोगों की। हमारा मानना ये है समाजवादियों का कि एक भी आदमी अगर लोकतंत्र में अपने वोट के अधिकार से, हमारी गलत नीतियों, सरकार गलत नीतियों से वंचित रह गया, तो मुझे लगता है कि वो कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, हमारे लोकतंत्र का उल्लंघन है। हम चाहते हैं शुरू से लेके आखिर तक आदमी, अडानी जो इनके दोस्त हैं उससे लेकर के, और ये जिसकी बात करते हैं अब्दुल पंचर वाले तक, सबका नाम उस फहरिस्त में होना चाहिए, क्योंकि वोट ही एक अधिकार है जहां पर आलोक जी हमारे और आपके और ऊंच और नीच के, ऊंची और नीचे लोगों के बीच के अंदर का एक ब्रिज बनाता है और उन दूरियों को खत्म करता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप कहीं से, एक मिसाल के तौर पर कहीं चुनाव हुआ और उस चुनाव में आपको 10,000 वोट मिला, हमको 9,999 वोट मिला, आप जीत गए, मैं एक वोट से हार गया, तो क्या आप 9,999 लोगों की मांगों को कुचल देंगे? आप उनकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि आप जीत गए। आप आंकड़े गिन रहे हैं, आप सीटें गिन रहे हैं, आप विधानसभा में जाकर के बैठ गए तो अब आप तानाशाही करेंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। बहुत दिन का खेल नहीं है आंकड़ों का। हाँ, ठीक है, आंकड़ों का खेल नहीं है। ठीक है, तपोश जी से मैं इसका जवाब लेता हूं। मनीष जी भी मेरे साथ हैं। मनीष जी देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने सक्रिय भागीदारी तो नहीं निभाई, लेकिन वोट अधिकार यात्रा के दौरान केजरीवाल जी की तरफ से समर्थन की बातें जरूर कही गई थी और एसआईआर के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय रखी थी। क्या एसआईआर को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से भी यही शिकायतें हैं जो कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की शिकायतें हैं, या आपको इसमें कुछ अलग नजर आता है? देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा है, भारतवर्ष के, भारतीय लोकतंत्र के सभी विपक्षी पार्टियों का एक आवाज है एसआईआर, और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा होना चाहिए। और हमें लगता है कहीं न कहीं सरकार जो है इस पर बचना चाहती है।